नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का प्रैक्टिस सेट 37 देखेंगे। इसके पहले हम 36 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चौरी चौरा कांड को। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, पास हुआ था असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि एक सप्ताह के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस न ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922, डेट याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और आंदोलन के समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अपने इस निर्णय को हिमालय जैसी महान भूल बताया था महात्मा गांधी ने। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? तो यहाँ 4 विकल्प है, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह आपका 1932 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी दुराचारी गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, और लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की थी। चौथा क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, बलवंत राय मेहता ने। भारत में सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण प्रणाली, जिसे त्रिस्तरीय कहा जाता है, की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी, और उनकी सिफारिशों के आधार पर ही भारत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पांचवा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ से होगा, ए और बी दोनों, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो हैं, जिसमें पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं, जैसे कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही नदी है, साबरमती है, पेरियार नदी है, ये सभी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, डिगबोई, असम में। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। सातवां प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, 0.08। भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आपका 0.64 हेक्टेयर है। जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है, लेकिन एक्चुअल में है कितना जो है, 24.56% भूभाग पर जो है वन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यूएसए। और नौवां प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है?
तो यह हरियाणा के गुड़गांव, यानी कि अब गुड़गांव का नाम जो है गुरुग्राम हो गया है। याद रखिएगा यहाँ पे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये आपका हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, यानी कि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। भारत में यदि देखा जाए औसत वार्षिक वर्षा जो होता है 112 से 125 सेंटीमीटर भारत में औसत वार्षिक वर्षा होता है, और सबसे अधिक वर्षा जो होता है वह मासिनराम में होता है, जहाँ पर 1200 सेंटीमीटर जो है तक जो है वर्षा होती है वहाँ पे, और सबसे कम लेह में होता है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहला है, आप देख सकते हैं ओपन जनरल लाइसेंस, तो यह हो जाएगा विदेशी व्यापार से, यानी कि एक हो जाएगा। दूसरा है ट्राइसेम, ट्राइसेम का संबंध हो जाएगा रोजगार से, बी का हो जाएगा पहला। और थोक मूल्य सूचकांक का संबंध हो जाएगा मुद्रास्फीति से, सी का चौथा। और नकदी रिजर्व अनुदान का संबंध हो जाएगा ऋण नियंत्रण से, डी का तीसरा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 12वां क्वेश्चन है, सरकारी व्यय यानी कि खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा यहाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के जो है 5 भाग हैं। आर्थिक कार्य पहला है, दूसरा है व्यय, तीसरा राजस्व, चौथा है वित्तीय सेवाएं और 5वां विनिवेश विभाग है। इसमें व्यय विभाग जो है केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, जैसे कि CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का विनियमन, ये सभी भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल किए जाते हैं। 14वां प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वह है सोडियम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण जो है सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है आपका कि कॉस्मिक किरणें, तो आपको बताना आवेशित कण है या अनावेशित कण है, या फिर आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आवेशित कण है। कॉस्मिक विकिरण में मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और इसमें अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, पॉजिट्रॉन भी होते हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो वह है ब्यूटेन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस जो कि तरल एवं ज्वलनशील होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है, तो यह शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लौंग ए माइरोटेसिया सिजिगम एरोमेटिकम कुल का पौधा है जो कि पुष्पकली के रूप में ये प्राप्त होता है। 18वां प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे अनुकूलन, अनुकूलन होने से जीवों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। और 19वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है कब, तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 10 दिसंबर को आपको पता ही होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20वां प्रश्न है आपका, ICAR भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 21वां क्वेश्चन है, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है,
तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था कौन था? तो वह था स्कंदगुप्त। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था और स्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ के रूप में सम्मिलित हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता मिली थी। 23वां क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वह था राजगृह या गृहब्रज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 16 महाजनपद काल में जो है मगध सबसे शक्तिशाली जो है था और मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने की थी और राजगृह को अपनी राजधानी इसने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1906 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। 25वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय थे। इन्होंने जो है भारतीय समाज की रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध किया। वे यूरोपीय पुनर्जागरण और प्रबोधन के विचारों जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मानवाधिकारों के समर्थक थे और इन्होंने जो है आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राममोहन के द्वारा ही किया गया था 1828 ईस्वी में। तो पूछा जाता है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था। 26वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया कब? तो यह 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। बी विकल्प सही हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन आपका ये 1920 में शुरू हुआ और जो 1922 ईस्वी तक चला था। यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला जन आंदोलन था और यह आंदोलन 3 प्रमुख मांगों के लिए प्रारंभ किया गया था। पहला, खिलाफत का विवाद। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध और तीसरा जो है स्वराज की प्राप्ति। लेकिन जो है चौरी चौरा कांड से जो है एक घटना आपका 12 फरवरी, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई एक बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस करने का निर्णय लिया और आंदोलन जो है समाप्त हो गया। तो अभी इसके पहले जो हम लोग ने देखा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था और उसी के बाद से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। 27वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन में यदि रहेगा आपका महादेव गोविंद रानाडे जो है ये भी प्रार्थना समाज से ही भी बाद में जुड़े थे और इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रूढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करके उसे अधिक उदार एवं तर्कसंगत जो है बनाना था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 28वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ ये ऑप्शन से हो जाएगा राजगोपालाचारी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी हुए। तो यहाँ भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और
जो है गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है शासनकाल रहा 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वहाँ पे आपका इल्तुतमिश सही होगा। 30वां प्रश्न है अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी.डी. सावरकर। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की और अभिनव भारत संस्था के सदस्य में शामिल थे बी.एन. जो है वापट और पी. मित्रा। पी. मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कभी कि अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था, तो पी. मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। 31वां क्वेश्चन है यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले तो आप जो है 25 मई, और मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो 25 और इसमें कितना दिन बचा? शेष 6 दिन बचा, 6 हो गया। फिर मई के बाद आपका जून आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी में आप जो है अब दिनों को काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले जून, मई के बाद क्या आएगा? जून। जून जो है आपका 30 का महीना होता है। तो इसमें यदि विषम दिन हम केवल जोड़ें तो 7 से डिवाइड करने पे विषम दिन मिल जाएगा हमको, 7 चौक 28, विषम दिन 2 हो गया, तो +2 हो जाएगा। फिर जून के बाद जुलाई, जुलाई आपका 31 का होता है, विषम दिन कितना हो जाएगा? इसमें 3 होगा। अगस्त उसके बाद हो जाएगा, ये भी 31 का होता है, विषम दिन इसमें 3 हो जाएंगे। सितंबर 30 का महीना होता है, इसमें 2 विषम दिन होगा। फिर अक्टूबर 31 का होता है, इसमें 3 हो जाएगा विषम दिन। और नवंबर 30 का महीना होता है, विषम दिन इसमें 2 हो जाएगा। फिर जो है आपका 25 दिसंबर तक पूछा है, तो 25 दिसंबर में यदि हम 7 से डिवाइड करें तो इसमें भी विषम दिन हमें मिल जाएगा। तो 25 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 त्रिक 21, 3 बार में कटा, 7 त्रिक 21 और 4 जो है हमें विषम दिन मिल गया। अब टोटल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 6 2 8, 8 3 11, 3 14, 2 16, 3 19, 2 21, 4 25 हो गया। तो अब इसमें भी हम जो है विषम दिन यदि निकालेंगे तो 25/7 कर देंगे, तो 7 त्रिक 21, 4 विषम दिन हमको मिल गया। तो क्योंकि 25 मई को रविवार था, तो रविवार में अब क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे। तो 25 दिसंबर को जो है आपको पता चल जाएगा कौन सा दिन है। तो रविवार में आप 4 ऐड कर देंगे, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। 32वां प्रश्न है अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक सारणी है, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 + 17 + 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 31। इस तरह 3 और 21 और 7 अब जोड़िए तो हो जाएगा 7 3 10 और 21 10 31, ये भी 31 हो गया। फिर जो है 16 और 7 और 16 कितना हो जाएगा? 23, 23 8 कितना हो जाएगी? यहाँ भी 31 हो रहा है। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए हमें? टोटल जोड़ने पे 31 आना चाहिए। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में कितना जोड़ें कि 31 हो जाएगा? तो 16 में आप 15 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 15 आएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 33वां क्वेश्चन है अधोलिखित श्रृंखला में अगली कौन सी संख्या आएगी? एक श्रृंखला दिया गया 3 8 5 7 8 5 12, तो अगली जो है संख्या आपसे पूछा गया है क्या होगा यहाँ? तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 2 5, 5 के बाद 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, यानी कि 3 2 5 यहाँ +2 हो रहा है, 5 3 8, 8 4 12 बढ़ता चला जा रहा है इस तरह। तो अब जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 8 है, 8 के बाद 7 है, यहाँ पे -1 हो रहा है, 7 के बाद यहाँ 5 है, यानी कि -2 हो रहा है। फिर जो है कितना होगा? -3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 के बाद जो है -3 कितना हो गया? यहाँ 2 आएगा। तो आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। 34वां प्रश्न है यदि 30 + 40 दिया गया है 1520, 36 + 28 दिया गया 1814, 40 + 20 दिया गया 2010,
तो 50 + 22 कितना होगा? तो पहले में आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 + 40 कितना दिया गया है? 1520 दिया गया है। तो 30 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 15, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 20। तो यही जो है आप सीधे सीधे आप लिख दिया गया है 1520। इस तरह आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 हो जाएगा, और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14 हो जाएगा। फिर अगला उसी तरह है आपका 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 होगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। तो आप 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 25 हो जाएगा, और 22 को डिवाइड करेंगे 2 से 11 हो जाएगा, 25 11, यानी कि आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 35वां क्वेश्चन है, कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर तथा पुनः 2 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर दक्षिण और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में कितना चलना चाहिए? तो सबसे पहले जो है आपको दिशा पता होगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये वेस्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। तो पूर्व मान लीजिए कृष्णा का ये घर हो गया, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला हुआ। फिर कह रहा है कि पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, और पुनः जो है 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला तथा पुनः 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर जो है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, 3 किलोमीटर वह दक्षिण की ओर चला, दक्षिण जो है नीचे हो जाएगा 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर 3 किलोमीटर वह पश्चिम की ओर गया। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितना चलना चाहिए? तो ये टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे दूरी जो है कितना हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी जो है यहाँ ये 1 किलोमीटर चला है, और यहाँ कितना हो जाएगा? ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, और ये यहाँ भी दूरी कितना होगा तब आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है पूछ रहा है, तो उत्तर दिशा में कितना होगा? 2 किलोमीटर। आंसर जो सही हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसे अपने घर पहुँचने के लिए जो है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों जो ये था आपका जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 37वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम 36 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।